सब्सक्राइब कीजिए ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया चैनल को और बेल आइकन को दबाएं सभी वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। Rome was not built in a day, but yes, it can be collapsed in a week. जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं कोरोना की। कोरोना का नाम सुनते ही हमें कहावत याद आती है, कब तक प्रकृति ऐसे ही जुर्म सहेगी, कब तक हम ऐसे ही लापरवाह रहेंगे। जब कुदरत अपना रौद्र रूप दिखाएगी तब सारे आविष्कार धरे के धरे रह जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तुषार पांडे। और आज हम आपके साथ बात करने वाले कुछ ऐसे विषय पर जो कि आपके साथ बात करना बेहद जरूरी है और आपको जानना ही बेहद जरूरी है। आज हम जानेंगे कि क्या है कोरोना, कहां से आया कोरोना और क्या चीन की सुपर पावर बनने की थी एक चाल। आइए आज करते हैं कोरोना की पूरी पड़ताल। तो क्या है कोरोना? आपको बता दें कि कोरोना एक सूक्ष्म जीव है जिसके संक्रमण मात्र से सर्दी जुकाम हो जाते हैं और सांस लेने में दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। न जाने अभी तक इस दुनिया में कितने लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आइए अब जानते हैं कि कहां से आया कोरोना। कोरोना जो है चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया उसके चपेट में आ चुकी है। क्या आप जानते हैं कि कितना घातक है ये कोरोना और हम मतलब भारतीय नागरिक इसे और कितना घातक बना रखे हैं? इस सवाल का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरे विश्व भर के वैज्ञानिक मिलके अभी तक इसकी दवा नहीं ढूंढ पाए। दुनिया भर में मरने वालों की संख्या 10,90,641 के पार हो चुकी है और वहीं संक्रमितों की बात करें तो आंकड़ा 3,84,16,483 के भी पार हो चुका है। हिंदुस्तान की अगर बात करें तो यहां कुल मौतें अब तक 1,10,000 के पार हो चुका है और कुल संक्रमितों की संख्या बताएं तो लगभग 72,39,389 हो चुके हैं, जिसमें 6.38 मिलियन लोग अभी तक ठीक भी हो चुके हैं। चलिए, ये तो बात हुई कि कितना घातक है कोरोना और अब हम आपको दिखाते हैं विश्व की जनसंख्या के मामले में दूसरा बड़ा देश यानी कि भारत, जहां पर मौत के इतने बड़े आंकड़े आने के बावजूद भी हम इसे और भी घातक बनाने की प्रक्रिया में जुड़े हैं। चलिए, ये तो बात होगी आज की। अब हम थोड़ा अतीत में जाकर आपको कुछ सच आपके सामने रखने की कोशिश करते हैं जिसे आप सुनकर दांतों तले उंगली दबा लेने पर मजबूर हो जाएंगे। आपको बता दें कि हिंदुस्तान में पहला कोरोना केस केरला राज्य में पाया गया था। लड़की केरला की त्रिशूर जिले के मथिलाकम ग्राम की निवासी है, मगर वो पढ़ाई चीन के वुहान शहर में रहकर करती थी। बता दें कि लड़की वुहान शहर से आकर अपने घर पर रह रही थी और टेस्टिंग के दौरान उसका रिपोर्ट पॉजिटिव आया था। आखिर सोचने वाली बात है कि सरकार से चूक हुई थी या फिर एयरपोर्ट पर उस तरह की तैयारी ही नहीं थी जिससे संगीत को वहीं कब्जे में लिया जाता। वैसे तो वर्तमान सरकार यानी कि मोदी जी ने जो भी कदम उठाए उसकी प्रशंसा पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन वहीं हम अगर विपक्ष की बात करें तो राहुल गांधी ने जनवरी के महीने में देश को संसद में कोरोना की बीमारी पर सचेत किया था, पर कुछ बुद्धिजीवियों ने उनके इस बात का विरोध किया और फिर इस बात को मजाक में लिया। शायद इस बात को अगर मजाक में ना लिया गया होता तो विदेशों से आने वाले सभी पर्यटक और सभी मूल भारतीयों की जांच सही मायने में होती, एक साधारण थर्मामीटर से नहीं। और वो लोग जो बुखार की गोली खाकर अपने इलाज अस्थायी रूप से कर लेते थे उनको उसी वक्त क्वारंटीन कर दिया जाता। और अगर ये सब सही मायने में होता तो पूरे देश में तालाबंदी की या लॉकडाउन लगाने की जरूरत ही ना पड़ती। तो आइए अब जानते हैं कि उस वक्त सरकार की क्या तैयारी थी कोरोना महामारी से निपटने के लिए। जनवरी दिन मंगलवार जब यात्रा के दौरान दुनिया के सामने पहला कोरोना केस आया था, उसके बाद से हिंदुस्तान की सरकार ने एक प्रेस रिलीज जारी कर विदेशों से आने वाले सभी यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू करवा दी थी। बता दें आपको कि हिंदुस्तान 21 अंतर्राष्ट्रीय हवाई एयरपोर्ट और 12 बंदरगाहों पर स्क्रीनिंग टेस्ट कराने का काम शुरू कर दिया था।
वहीं बाकी अन्य देश की अगर बात करें तो वहां पे स्क्रीनिंग के साथ साथ चीन से आने वाले लोगों को अलग रखा जा रहा था कुछ समय के लिए। और शायद भारतीय सरकार भी ऐसा कर पाती तो आज नतीजा ये ना होता। चलिए, ये तो था कोरोना को काउंटर करने की पहली तैयारी। अब आपको बताते हैं कि जब देश में फरवरी से लेकर मार्च 21 तक 283 हो गए थे केस, तब केंद्र सरकार की नींद खुली थी। और केंद्र सरकार ने क्या किया? सरकार ने कोई और रास्ता न अख्तियार करते हुए केस रोकने के लिए पूरे देश में 24 मार्च से बिना विचार किए तालाबंदी का ऐलान कर दिया। तब देश में आपको बता दें कि कोरोना के लगभग 500 मामले सामने आ चुके थे। पूर्ण तालाबंदी से पहले मोदी सरकार ने 14 घंटे का स्वैच्छिक कर्फ्यू और थाली या ताली बजाने का आह्वान किया था, जिसे लोगों ने स्वेच्छापूर्वक माना भी था। इसके बाद 24 मार्च से 21 दिनों के लिए देश में कर्फ्यू लगा दिया गया था। 19 मार्च को प्रधानमंत्री जी आते हैं और कहते हैं कि 22 मार्च को होगा जनता कर्फ्यू, सुबह 7 बजे से लेकर रात 9 बजे तक का। और उन्होंने शाम 5 बजे बालकनी या फिर खिड़की के पास आकर घंटी और ताली बजाने को कहा। और इसलिए यह कहा गया था कि इससे उन लोगों का हम आभार प्रकट करने की कोशिश करेंगे जो हमारे लिए ऐसे महामारी के समय अपनी जान जोखिम में डालकर हमारे लिए काम कर रहे हैं। पर सोचने वाली बात है कि इससे हुआ क्या घंटी बजाने से या ताली बजाने से कोरोना भाग जाता या फिर भाग गया? तो चलिए अब आपको बताते हैं लॉकडाउन के दौरान हुई उन सभी घटनाओं को जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। 24 मार्च को जब मोदी जी ने पहले लॉकडाउन के चरण के बारे में बताया था, जो कि 21 दिनों का था, अब सुनिए कि 24 मार्च से लेकर आज तक क्या हुआ और क्या हो रहा है। जैसे ही देशवासियों को पता चला कि लॉकडाउन शुरू होने वाला है, तभी तुरंत सभी के सभी प्रवासी लोग 25 मार्च को बड़े पैमाने पर अपने घरों के लिए निकलने के लिए शुरू हो गए। और फिर 26 मार्च को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 ट्रिलियन की आर्थिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा की थी, जो देश भर में होने वाले लाखों गरीबों को राहत देने के लिए था। और उन्होंने कहा था कि यह राहत राशि में किसानों को भुगतान 3 महीने के लिए गरीबों को मुफ्त रसोई गैस, उस अवधि के लिए सेवानिवृत्ति निधि में राज्य प्रायोजित योगदान और चिकित्सा कर्मियों को 50 लाख रुपए तक का बीमा कवर शामिल है। पर क्या ऐसा हुआ? क्या हर मजदूर को खाना व आर्थिक मदद सरकार द्वारा मिला? मोदी सरकार ने कहा कि किसी को घबराने की कोई जरूरत नहीं, जो जहां है वहीं पर रहे, सबको मदद मिलेगी। पर क्या ऐसा हुआ? ऐसा हुआ नहीं। अगर प्रवासी मजदूरों को पुलिस बाहर निकलने के कारणवश ढूंढ कर मार सकती है और अगर मीडिया उतने दूर तक जाकर रिपोर्टिंग कर सकती है, तो क्या सरकार वहां तक जाकर मदद नहीं कर सकती? और फिर उसके अगले दिन यानी 27 मार्च को मोदी जी फिर आते हैं और आग्रह करते हैं कि 5 अप्रैल को सभी देशवासी अपने घरों की लाइट बंद करें और अपने दरवाजे पर खड़े हों और रात 9 बजे 9 मिनट तक के लिए मोमबत्ती, दिए, टॉर्च या फिर मोबाइल की लाइट जलाएं। और सरकार का यह कहना था कि यह करने से गरीब जो सबसे अधिक प्रभावित थे उनको इससे आशा मिलेगी। सोचने वाली बात है ना, कि थाली बजाने से कोरोना बहरा हो जाता या फिर लाइट बंद करने से अंधा हो जाता? शायद सुनने में आपको मजाक लगता हो, पर क्या करें, देश के जनता को कहा गया था और वो करने में जूझ गए। सरकार 20 अप्रैल से लॉकडाउन में कुछ ढील देने की भी बात कह दी थी जहां केस कम थे, लेकिन सरकार उन मजदूरों के लिए 21 दिन के बाद कोई विचार ही नहीं कर रही थी जो अपने घर जाने के लिए व्याकुल हो रहे थे। सरकार की रवैयों को देख तक हार कर बेचारे मजदूर पैदल ही अपने सफर पर निकल पड़े। और उसमें भी सरकार को दिक्कत हो रही थी कि इससे कोरोना संक्रमण बढ़ जाएगा। राज्य सरकार इस बात पर जोर दे रही थी कि जहां है मजदूर वहीं रहे, उनको रहने खाने का पूरा प्रबंध सरकार करेगी। लेकिन सरकार दोस्तों सिर्फ बता दें आपको कह रही थी, कितने मजदूर, कितने बच्चे भूख के मारे दम तोड़ दिए उस सड़क पर। और फिर भी सरकार की नींद नहीं खुल रही थी, उनको अपने घर का प्रबंध करा सके सरकार द्वारा ये हो ही ना सका। लाखों मजदूर अपने पूरे परिवार के साथ घर की तरफ चल दिए सड़कों पर। पुलिस उनको रोकने के लिए जगह जगह बैरिकेडिंग कर पहरा दे रही थी, लेकिन बेचारे मजदूर घर जाने के लिए अलग अलग तरह के रास्ते पकड़ रहे थे। नमस्कार, मैं सुरजीत हाजिर हूँ नोएडा के सेक्टर 2 इलाके में।
आज बात करते हैं कुछ जनता से कि कोरोना के लेकर उनके ऊपर प्रभाव क्या पड़ा। ये आपका नाम क्या हुआ? शिवक कुमार। अच्छा, आप कहाँ से हैं? तमिलनाडु, चेन्नई। सरकार की तरफ से कोई लाभ, तमिलनाडु सरकार या दिल्ली में हो तो दिल्ली सरकार की तरफ गाँव से? हमारा विलेज है, चेन्नई का विलेज है, वहाँ कोई काम धंधा नहीं है। तो सरकार तो ऐसे बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है कि हम जनता के लिए किए वो किए, हर चीज तरह की सुविधा दे रहे हैं। वो अपने जान पहचान के लिए वाले को करते हैं। इस पे 2 लोग काम कर रहे हैं, एक दोनों भाई। वो कहाँ से? वो भी तमिलनाडु से। अच्छा, दोनों वहीं से आप, और उतना दूर आके यहाँ पे एक ठेला लगा रहे हो आप। ठेला से कितना कमा लेते होंगे आपसे? एक दिन का क्या 300-400 रुपये मिल जाते हैं। तो क्या नहीं लगता लॉकडाउन सरकार को नहीं लगाना चाहिए था या लगाना चाहिए था? तो कुछ अलग तरह से कुछ बदलाव उसमें आपके हिसाब से लगाए तो थोड़ा वो पब्लिक को करना चाहिए था, राशन पानी कुछ करना चाहिए था, उन्होंने कुछ करा ही नहीं। समय अभी पास किया था तो मैं कोरोना के बारे में बता दूं जी। हमें यहाँ 21 दिन हो गए। जी जी जी। हम पहल के दिन जब आए तो हमें खौफ था, पुलिस ने फोर्स ने भी इनको मास्क लगाइए, ये करिए। हमने मास्क ले उतार दिए। अब ये जो तुम सैलाब देख रहे हैं जिस तरह से खाना खा रहे हैं, लंगर चख रहे हैं, सब घूम रहे हैं, सब वाहेगुरु की वो है फतेह, वाहेगुरु का सब आशीर्वाद है। अब तक आप भी सारे मीडिया को घूम रहे हैं सारे में को, क्या कोई ऐसा पेशेंट मिला कि यहाँ पे किसी को, किसान को कोई गाड़ी आई हो एम्बुलेंस में कि कोरोना का मरीज है, इसमें ले जाइए, समझिए। पर विश्व भर में लगभग ना जाने कितने करोड़ की संख्या में, अभी ना जाने शायद मेरे ख्याल से करोड़ पार हो चुके हैं। नहीं, कितने लोग अपनी जान गंवा बैठे, तो उसके बावजूद भी ये नहीं लगता कि कोरोना सच में कुछ नहीं है। देखो कोरोना है, अपने इंडिया के अंदर नहीं है, वो बाहर है जी। इन्होंने जिस टाइम कोरोना की महामारी ने रोकथाम दिया था उससे पहले इन्होंने रोक दिया था कम जी। अपने इंडिया के अंदर ये बहुत कम है जी। है ही नहीं, हम तो इस चीज़ को मानते नहीं है। तो मतलब ये जो झूठ, मतलब जो मामले आ रहे हैं सामने डेली लगभग 30,000 35,000 नए मामले आ रहे हैं, तो वो क्या झूठे हैं आपके साथ? नहीं, जब इलेक्शन होता है तो उस टाइम कहाँ चले जाते हैं मामले? उस टाइम भी बताओ ना जी। रैली करते हैं लोग, उस टाइम मामले कहाँ चले जाते हैं? जब इतने मामले आ रहे कट क्यों करते हैं जी। ये रैली भी करते हैं, इलेक्शन होता तब भी वहाँ पे कट नहीं होता, यहाँ पे कोई ज़्यादा कट अलग से कट तोड़ा कर रहे हैं हम लोग। लॉकडाउन में खबर सामने आई कि महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले से कि लोग पटरी पर सोते रहे और ऊपर मालगाड़ी रौंद कर चली गई, जिसमें करीब 16 लोगों की मौत हो गई। बताया गया था कि मजदूर पटरी के रास्ते अपने घर को जा रहे थे और ऐसे ही अनेकों घटनाएं आपको देखने को मिल जाएंगी। सरकार चाहती तो घटनाएं रोकी जा सकती थी, उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था करा के, पर क्या करें। कुछ क्लिप के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि सरकार आखिर मजदूरों के लिए, गरीबों के लिए इतनी बड़ी बड़ी घोषणाएं तो कर रही थी, लेकिन ये जा कहां रही थी? फिर भी सड़क पर सोने को क्यों मजबूर थे ये सारे मजदूर? सूखी रोटी खाने को क्यों मजबूर थे ये सब मजदूर? जिस सड़क पे कभी लंबी लंबी गाड़ियां दौड़ती थी, आज उस सड़क पर चिलचिलाती धूप में बूढ़े माँ बाप, गर्भवती महिला पैदल चलने को बेबस दिख रही थी। कोई सुध लेने को तैयार नहीं। केंद्र सरकार दोष देती राज्य सरकार को और राज्य सरकार कहती हम कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी हैरानी होती है ना कि जिस देश का निर्माण में 100% खून पसीने की मेहनत उनकी लगी हो और आज उन्हीं को कोई पूछने वाला तक नहीं। देखिए इस रिपोर्ट को। तो अब कहाँ तक चल के जाएंगे, कितना दूर, कहाँ जा रहे हैं आप? अभी जहाँ तक पैदल जाएंगे वहाँ तक जाएंगे। और जाना कहाँ है आपको? नागपुर। शी इज 7 months प्रेग्नेंट, शी इज ऑल्सो वॉकिंग फॉर द लास्ट 12 hours। मैडम आप कहाँ पे जा रही हैं, कितने बजे निकली हैं और आप 7 महीने की गर्भवती हैं, किस तरीके की परेशानी हुई? कल रात को 7 बजे से निकली हूँ। हाँ, कहीं रुके थे या कैसे चल रहे हैं? नहीं, तब से चल ही रहे। 1 मई 2020 ये वो दिन था जब दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों के लिए राहत देने वाली खबर सामने आई थी। इंडियन रेलवे ने कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने की बात कही थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने बाकायदा गाइडलाइंस भी जारी कर कहा कि जिनको स्पेशल ट्रेनों में सफर करना है वो अपने राज्य की सरकार से संपर्क करें। आपको नहीं लगता कि सरकार काफी देर कर दी थी श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने में? तब तक कोरोना लगभग देश में पूरी तरह से अपना पैर जमा चुका था। देश हर तरह की परेशानी से गुजर रहा था। मजदूर घर जाने के लिए परेशान, दुकानदार दुकान बंद रहने से परेशान, तो देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन इंडस्ट्री बंद रहने से परेशान। मतलब कुल मिलाकर अगर कहे तो सब हैरान और सिर्फ परेशान। कुछ ऐसे भी इंसान थे दोस्तों जो इस आपदा में भी अवसर ढूंढकर पैसे कमाने में लगे थे। जी हां, मैं बात कर रहा हूं उन डॉक्टरों का जो कोरोना के नाम पर गरीबों से मोटी मोटी रकम ऐंठते रहे। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि क्या केंद्र सरकार कोरोना की शुरुआत में ही एक फिक्स प्राइस तय नहीं कर सकती थी, जिससे आम जनता को ऐसी दिक्कतों का सामना ही ना करना पड़ता?
कोरोना संकट में सरकार सोशल डिस्टेंसिंग को पालन करने को कह रही थी, तो वहीं आम जनता सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ इमोशनल डिस्टेंस का भी बखूबी से पालन कर रही थी। कोरोना एक बीमारी नहीं, आपको बता दें, ये एक आपदा है जो अपने को बीच भी कोरोना ने दूरियां कायम करवा दी थी। सरकार कोरोना से पीड़ित इंसान को तो सही से इलाज मुहैया नहीं करा पा रही थी। चलो माना आपके पास अस्पताल की कमी थी या डॉक्टर कम थे, लेकिन जो व्यक्ति कोरोना के कारण दम तोड़ चुके थे उसको तो अच्छे से विदा कर सकती थी। देखते हैं इस वीडियो में सरकार की सच्चाई। बहुत परेशानी हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशानी है। शमशान के अंदर यहाँ जो बनाया है इसमें पानी तक की सुविधा नहीं है। पेट्रोल से जलाते हैं बॉडीज को, बताओ कोई ऐसा करता है? हम तो सामग्री भी लाए थे, सब कुछ लाए थे उन्होंने, बस जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, बस उनका ये फॉर्मेलिटी करते हैं और कुछ नहीं करते। कल्पना चावला हॉस्पिटल में लेकर गए हम अपने पापा को, ये मेरे पापा है। सर ये मेरे दादाजी थे, इनका नाम भगवान दास जी है और इनकी डेथ हुई है। और रात को हमने कल इनको एडमिट कराया था, जिसके चलते हुए इनको हार्ट अटैक आया और हार्ट अटैक के कारण इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद हम कल रात से बैठे हुए थे और वहाँ पर इनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट के बारे में इंतजार कर रहे थे कि भाई अभी इनकी कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट आएगी और हम इनसे लेके जाएंगे बॉडी। तो कुछ हम आज सुबह से ही कम से कम 7 से 8 चक्कर मार चुके हैं वहाँ पे, और वो हमें ये कह रहे थे कि 1 घंटे बाद बॉडी मिलेगी, 2 घंटे बाद। क्या सरकार इंसान को इंसान नहीं समझती? क्या कुछ डॉक्टरों को सिर्फ एटीएम मशीन नजर आते हैं इंसान? यदि सरकार हमें एक हिंदुस्तान की जिम्मेदार नागरिक मानती है तो ऐसा व्यवहार कतई नहीं करती। मगर सोचिए कि जो मजदूर शहर में फंसे हैं और घर जाना चाहते हैं, उनके लिए सरकार क्यों नहीं कुछ कर रही थी? दोस्तों, हम ऐसे ही एक से एक खोज पड़ताल करके आपके लिए एक से एक टॉपिक पर वीडियो लाते रहते हैं। हमेशा हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए ट्रेंडिंग न्यूज़ इंडिया। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद।